एक ऐसा आदमी जिसके पास टाइम ट्रैवल करने की पावर है, लेकिन यहाँ भी एक ट्विस्ट है। दरअसल वो समय में सिर्फ 57 सेकंड ही पीछे जा सकता है। और ये वीडियो पूरा देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि सिर्फ 57 सेकंड टाइम ट्रैवल करके भी क्या क्या किया जा सकता है। इस कहानी की शुरुआत होती है और हम एयरपोर्ट पर एक फ्लाइट को टेक ऑफ करते हुए देखते हैं। पुलिस वाले फ्लाइट को रोकने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इस फ्लाइट में एक मेडिकल माफिया क्रिमिनल सिग थॉरेंसन देश छोड़कर भागने की कोशिश कर रहा है। थॉरेंसन के पास फ्रैंकलिन नाम का एक और आदमी भी फ्लाइट में बैठा हुआ था, जो कि इस कहानी का हीरो है। दरअसल फ्रैंकलिन एक हेल्थ ब्लॉगर है और अपने ब्लॉग पर वो लोगों को हेल्दी रहने के टिप्स देता रहता है। इसके अलावा फ्रैंकलिन एक सीक्रेट आइडेंटिटी द रेमेडी ब्लॉग नाम से एक दूसरा ब्लॉग भी चलाता है, जिसमें फ्रैंकलिन ऐसी दवाइयों का, स्पेशली पेन किलर्स का पर्दाफाश करता है जो कि नशीली हैं, एडिक्टेड हैं और पेशेंट्स की जान ले लेती हैं। कुछ साल पहले फ्रैंकलिन की ट्विन सिस्टर भी एक ऐसी ही नशीली पेन किलर की एडिक्टेड बन गई थी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई थी। और उस पेन किलर को थॉरेंसन की फार्मा कंपनी ने ही बनाया था। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ था कि फ्रैंकलिन और थॉरेंसन दोनों एक ही प्लेन से एक साथ देश छोड़कर भागने की कोशिश कर रहे हैं। ये जानने के लिए इस कहानी में 3 महीने पीछे चलते हैं। 3 महीने पहले फ्रैंकलिन दुनिया के सबसे बड़े टेक गुरु एंटोन बरेल का इंटरव्यू लेना चाहता था। एंटोन बरेल की एक टेक कंपनी है साइंस ट्रिनिटी एरेना। टेक्नोलॉजी के हेल्प से बरेल ने एक ऐसा रिस्ट बैंड बनाया था जिसे कि दुनिया में हर कोई हेल्दी रह सकता है। बरेल का दावा था कि इस रिस्ट बैंड को पहनने वाला कभी भी बीमार नहीं पड़ेगा। खैर, बरेल बहुत बड़ा आदमी था। फ्रैंकलिन ऐसे ही उसका इंटरव्यू नहीं ले सकता था। इसके लिए फ्रैंकलिन अपने दोस्त एंडी के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है। कंपनी के अंदर एक सेमिनार होने वाला था। बरेल से मिलने के लिए फ्रैंकलिन सेमिनार में टिकट टेकर की जॉब ले लेता है और काम पर पहुंचते ही फ्रैंकलिन की मुलाकात जेला से होती है और जेला को देखते ही फ्रैंकलिन को उससे प्यार हो जाता है। वो जेला से बात करने की कोशिश करता है और काम खत्म होते होते वो जेला को शाम को डेट पर जाने के लिए मना भी लेता है। जेला के जाने के बाद फ्रैंकलिन अपने दोस्त एंडी के पास जाता है। एंडी सेमिनार में स्क्रीन प्रेजेंटेशन का काम करता है और एंडी की हेल्प से फ्रैंकलिन सेमिनार के अंदर घुसने में कामयाब हो जाता है। अंदर जाकर फ्रैंकलिन एक पर्दे के पीछे छुप जाता है। तभी वहां बरेल भी अपने एक असिस्टेंट इंग्रम के साथ आता है और वो पर्दे के पीछे छुपे फ्रैंकलिन को देख लेता है। फ्रैंकलिन भी बरेल को देखकर घबरा जाता है। वो बरेल को अपने बारे में बताना शुरू करता है, लेकिन बरेल अपने असिस्टेंट से पूछता है कि कब, कहां और कैसे। इसके बाद वो फ्रैंकलिन को शो एंजॉय करने के लिए कहकर स्टेज पर चला जाता है। स्टेज पर बरेल अपने नए रिस्ट बैंड और उसकी टेक्नोलॉजी के बारे में बता रहा होता है। वो कहता है कि मेरी ये टेक्नोलॉजी इस दुनिया से ब्लड प्रेशर, डायबिटीज जैसी बीमारियों को जड़ से मिटा देगी। तभी स्टेज पर एक सिक्योरिटी गार्ड अपने हाथ में गन लेकर आता है और वो बरेल को मारने की कोशिश करता है। वो कहता है कि तुम्हारी टेक्नोलॉजी एक दिन दुनिया से सभी इंसानों को खत्म कर देगी। वो बरेल पर गोली चलाने वाला होता है कि तभी पर्दे के पीछे से फ्रैंकलिन सामने आता है और बरेल की जान बचा लेता है। इन सब में फ्रैंक को थोड़ी सी चोट लग जाती है। बाकी के गार्ड्स आकर उस हमलावर को पकड़ लेते हैं, जिसके बाद बरेल फ्रैंक का शुक्रिया अदा करता है और वादा करता है कि मैं तुम्हें अपना इंटरव्यू जरूर दूंगा। बरेल वहां से चला जाता है, लेकिन तभी फ्रैंक को जमीन पर बरेल की रिंग मिल जाती है। फ्रैंक उस रिंग को देख रहा होता है, लेकिन जैसे ही फ्रैंक रिंग के सेंटर पार्ट को टच करता है, रिंग से एक रोशनी निकलती है, ग्लिच होता है और वो समय में थोड़े टाइम के लिए पीछे चला जाता है और थोड़ी देर के लिए फ्रैंक के साथ फिर से वही सब रिपीट होने लगता है। फ्रैंक को समझ में आ जाता है कि ये सब कुछ शायद इस रिंग की वजह से हुआ है। इसके बाद फ्रैंक जेला से मिलने के लिए कैफे में चला जाता है, लेकिन जेला के आने से पहले फ्रैंक एक बार फिर से रिंग को टच करता है और धीरे धीरे फ्रैंक समझ जाता है कि ये रिंग जब ब्लैक होती है तब रिंग के सेंटर पार्ट को टच करने पर वो समय में 57 सेकंड पीछे चला जाता है। लेकिन जब वो समय में पीछे रहता है तब रिंग का सेंटर पार्ट व्हाइट हो जाता है और वो काम नहीं करती। थोड़ी देर बाद जेला भी वहां आ जाती है। दोनों साथ में डिनर करते हैं। फिर जेला फ्रैंकलिन के साथ उसके घर भी जाती है और कमरे में आते ही दोनों एक दूसरे को किस करना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी जेला उसके कमरे में एक लेडीज पर्स देख लेती है, जिससे कि जेला अपसेट हो जाती है। वो फ्रैंक से पूछती है कि क्या वो पर्स तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड का है।
माहौल खराब होता हुआ देखकर फ्रैंक रिंग यूज करता है और समय में पीछे जाता है और इस बार किस करते हुए वो पर्स छुपा देता है। ऐसे ही कई बार रिंग का इस्तेमाल करके वो जेला के साथ पूरी रात रोमांस करता है। अगली सुबह जेला फिर से मिलने का वादा करके अपने घर चली जाती है। इसके बाद फ्रैंक उस रिंग का इस्तेमाल करने के लिए एक कसिनो में जाता है। वो बार बार समय में आगे पीछे जाता है और थोड़ी ही देर में फ्रैंक बहुत सारे पैसे जीत लेता है। कई दिनों तक फ्रैंक ऐसा ही करता है और जीते हुए पैसों से फ्रैंक अपने लिए एक नई गाड़ी, एक नया घर भी खरीद लेता है। लेकिन एक दिन जैसे ही फ्रैंक कसिनो से बाहर निकलता है कि तभी पीछे से कोई उसके ऊपर हमला कर देता है। फ्रैंक रिंग का इस्तेमाल करके 57 सेकंड पीछे जाता है और फिर से समझने की कोशिश करता है कि आखिर उसके ऊपर हमला किसने किया था। तब उसे पता चलता है कि हमला करने वाले असल में कसिनो के गार्ड्स थे। उन्हें लगता था कि फ्रैंक किसी तरह से चीटिंग करके ये पैसे जीत रहा है। वो लोग फ्रैंक को मार रहे होते हैं कि तभी वहां कैलवर्ट नाम का एक आदमी भी आ जाता है। कैलवर्ट के कहने पर गार्ड्स उसे छोड़ देते हैं, जिसके बाद कैलवर्ट फ्रैंक को अपने साथ लेकर जाता है और वो फ्रैंक से पूछता है कि आखिर तुम ये सब कुछ कैसे कर लेते हो। फ्रैंक कहता है कि पता नहीं, शायद मेरा लक अच्छा है। कैलवर्ट हंसता है। फिर वो फ्रैंक को बताता है कि मुझे सिग थॉरेंसन ने भेजा है। वो चाहते हैं कि तुम अपने ब्लॉग पर उनकी कंपनी और उनकी दवाइयों के अच्छे अच्छे रिव्यूज लिखो, जिससे कि उनकी कंपनी की छवि साफ हो सके। फ्रैंक थॉरेंसन के लिए काम करने से मना कर देता है और वहां से चला जाता है, क्योंकि फ्रैंक को अच्छे से पता था कि थॉरेंसन की कंपनी की दवाइयों से लोगों की जान जा रही है। इसके बाद फ्रैंक जेला के साथ अपने घर आता है और आज बातों बातों में फ्रैंक जेला को अपने बारे में, अपनी बहन के बारे में सब कुछ बता देता है कि मेरी बहन एक्सीडेंट के बाद एक पेन किलर यूज करती थी जिसकी वो एडिक्टेड बन गई थी और उस दवाई ने ही मेरी बहन की जान ले ली और इस वजह से मैं हेल्थ ब्लॉगर बना। वो जेला को अपने सीक्रेट ब्लॉग द रेमेडी के बारे में भी बता देता है और कहता है कि बड़ी बड़ी कंपनियों से लड़ने के लिए मुझे अपनी आइडेंटिटी छुपानी पड़ती है। इसके बाद वो जेला को बाहर अपनी कार दिखाने के लिए लेकर जाता है कि तभी फ्रैंक को बरेल का कॉल आ जाता है। वो फ्रैंक को अपने घर पर इंटरव्यू के लिए बुलाता है। बरेल का असिस्टेंट इंग्रम फ्रैंक को पिक करने के लिए आया था। फ्रैंक उसके साथ बरेल के घर चला जाता है। इंटरव्यू में फ्रैंक बरेल से कई सारे सवाल करता है। वो पूछता है कि क्या आप किसी ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं जिससे कि फ्यूचर में एक्सीडेंट को रोका जा सके। बरेल ऑफ द रिकॉर्ड इसका जवाब देता है। वो कहता है कि कुछ सालों पहले मुझे एक क्वांटम क्रिस्टल मिला था जिसका इस्तेमाल करके मैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी बना रहा हूं जिससे कि लोग खुद को एक्सीडेंट से बचा पाएंगे। तुम्हारी बहन की तरह कोई भी एक्सीडेंट में नहीं मरेगा। इसके बाद बरेल फ्रैंक के ब्लॉग्स की भी तारीफ करता है और उसे कहता है कि तुम एक अच्छी लड़ाई लड़ रहे हो। खैर, इंटरव्यू खत्म होने के बाद फ्रैंक अपने घर वापस आ जाता है, लेकिन बरेल से बात करके उसे समझ में आ चुका था कि अगर वो थॉरेंसन से बदला लेना चाहता है तो उसे थॉरेंसन के साथ मिलकर काम करना होगा। अगली सुबह फ्रैंक थॉरेंसन से मिलने के लिए उसके घर जाता है और उसके ऑफर के बारे में डिटेल से जानना चाहता है। वो थॉरेंसन से पूछता है कि आखिर आप मुझसे ही अपना रिव्यू क्यों लिखवाना चाहते हैं, मुझे करना क्या है। जिसके बाद थॉरेंसन उससे कहता है कि तुम मेरी कंपनियों की दवाइयों के लिए पीआर का काम करोगे। तुम्हारे लिखे हुए हर आर्टिकल के बदले मैं तुम्हें $1,00,000 दूंगा, लेकिन उसके पहले मैं जानना चाहता हूं कि आखिर तुम सब कुछ इतना परफेक्टली गेस कैसे कर लेते हो। दरअसल कैलवर्ट ने थॉरेंसन को फ्रैंक के बारे में सब कुछ बता दिया था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि फ्रैंक के पास एक टाइम ट्रैवल रिंग भी है। थॉरेंसन एक बार फिर से फ्रैंक का टेस्ट लेता है और फ्रैंक भी रिंग का इस्तेमाल करके सब कुछ सही सही गेस कर लेता है। फ्रैंक कहता है कि तुम्हारी मेडिसिन के रिव्यूज लिखने के लिए मुझे तुम्हारी कंपनी के बारे में बहुत कुछ जानना होगा और इन सब में मुझे 4 से 6 महीने लग जाएंगे। तब थॉरेंसन की सेक्रेटरी रेने उन्हें बताती है कि अगस्त में बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग होने वाली है, तब एक सेमिनार भी होगा और वो सही टाइम होगा। इसके बाद थॉरेंसन फ्रैंक को जॉब पर रख लेता है और उसे अपने ऑफिस में एक नया केबिन भी दे देता है। अय्याशी करने के लिए लड़कियां भी देता है, लेकिन फ्रैंक लड़की को अपने कमरे से बाहर भेज देता है। थॉरेंसन ने फ्रैंक के केबिन में एक कैमरा भी लगवाया था
और वो अपने ऑफिस से फ्रैंक पर नजर भी रखता है। दरअसल वो जानना चाहता था कि आखिर फ्रैंक ने जुए में इतने सारे पैसे कैसे जीते हैं, वो सामने वाले के मन की बात कैसे पढ़ लेता है, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चलता। परेशान होकर कुछ दिनों के बाद थॉरेंसन अपने साथ फ्रैंक और जेला दोनों को अपनी प्राइवेट जेट से लेकर एक ट्रिप पर मायामी जाता है। मायामी में थॉरेंसन के एक फ्रेंड का क्लब होता है। थॉरेंसन जानबूझकर फ्रैंक को उस क्लब में जुआ खेलने के लिए कहता है। क्लब के कई सारे कैमरे और कई सारे लोग भी फ्रैंक के ऊपर ये जानने के लिए नजर रख रहे थे कि आखिर फ्रैंक जुए में इतने पैसे कैसे जीत रहा है। फ्रैंक भी उन सब के सामने अपनी रिंग्स यूज करता है और टाइम में 57 सेकंड पीछे जाता रहता है और लगातार पैसे जीत रहा होता है, लेकिन किसी को भी कुछ भी पता नहीं चलता। जुआ खेलने के बाद वो लोग एक ड्रिंक कर रहे होते हैं कि तभी वहां अपने हाथ में गन लेकर एक अनजान आदमी आ जाता है और वो थॉरेंसन को गोली मार देता है और जेला को भी एक गोली लग जाती है और देखते ही देखते फ्रैंक की बाहों में जेला की मौत हो जाती है। ये देखकर फ्रैंक फिर से अपनी रिंग का यूज करके टाइम ट्रेवल करता है और इस बार वो अनजान आदमी जैसे ही थॉरेंसन को मारने वाला होता है, फ्रैंक वाइन की बोतल उठाकर उसके सर पर वार कर देता है और यह देखकर हर कोई हैरान हो जाता है। पुलिस वाले उस आदमी को अरेस्ट कर लेते हैं और ये सब लोग अपने अपने घर वापस आ जाते हैं। घर पर न्यूज देखने के बाद फ्रैंक को पता चल जाता है कि थॉरेंसन के ऊपर हमला करने वाला आदमी जेम्स मिलर है, जिसकी वाइफ सूजन मिलर थॉरेंसन की ऑफिस में ही काम करती थी और 2 साल पहले सूजन की ऑफिस में ही उसने खुदकुशी कर ली थी। अगले दिन फ्रैंक ऑफिस में रेनी से मिलता है और उससे सूजन मिलर के बारे में पूछता है। वो कहता है कि सूजन के ऊपर इल्जाम लगा था कि वो पेन किलर के साइड इफेक्ट्स को जानती थी, लेकिन उसने कंपनी से सब कुछ छुपाया था और राज खुलने पर सुसाइड कर ली थी। मैं उसकी फाइल देखना चाहती हूँ। रेनी कहती है कि वो फाइल थॉरेंसन के पास है, मैं उसे बोल दूंगी। इसके बाद फ्रैंक अपनी केबिन में आ जाता है। थोड़ी देर बाद थॉरेंसन उसके पास आता है और वो फ्रैंक को सूजन की फाइल देता है जो कि खाली होती है। थॉरेंसन उससे कहता है कि सूजन ने कंपनी में जो किया था वो बहुत बुरा था, उसकी सारी फाइल हमने पुलिस को दे दी है। इसके बाद वो फ्रैंक को एक प्लान बनाकर अपने साथ लेकर एक बार में जाता है, उसे एक नई कार गिफ्ट करता है और कहता है कि तुमने मेरी जान बचाई है, ये उसी का तोहफा है। इसके बाद वो दोनों ड्रिंक करते हैं, लेकिन फ्रैंक को कुछ ज्यादा ही नशा चढ़ जाता है क्योंकि थॉरेंसन के कहने पर बार अटेंडर ने फ्रैंक की ड्रिंक्स में कुछ मिला दिया था। थॉरेंसन कई सारी लड़कियों के साथ फ्रैंक का एक MMS बना लेता है। अगली सुबह नशा उतरने के बाद फ्रैंक की आंख खुलती है, तब वो बार के अंदर एक बिस्तर पर नंगा सोया हुआ था। वो सीधा अपने घर आता है, लेकिन रात भर घर से गायब रहने की वजह से जेला उसके साथ झगड़ा करने लगी। वो कहती है कि थॉरेंसन के पास तुम मजा करने के लिए काम नहीं कर रहे हो, तुमने कहा था कि तुम सबूत इकट्ठा कर रहे हो। इस आर्ग्यूमेंट के बीच में ही वो दोनों स्विमिंग पूल में गिर जाते हैं, लेकिन एक दूसरे को बचाने के चक्कर में जेला का हाथ अचानक से फ्रैंक की रिंग पर पड़ जाता है और देखते ही देखते दोनों समय में 57 सेकंड पीछे आ जाते हैं। जेला को कुछ भी समझ में नहीं आता कि उसके साथ हुआ क्या है। तब फ्रैंक उसे समझाता है कि यह टाइम ट्रैवल रिंग है, जिसे यूज करने वाले को छोड़कर बाकी सब लोग भूल जाते हैं कि अभी अभी क्या हुआ है। सारी बातें सुनने के बाद जेला को समझ में आ जाता है कि फ्रैंक जुए में पैसे कैसे जीतता था। वो कहते हैं कि तुमने मुझ पर भी इसका इस्तेमाल किया होगा, तभी तुम हमेशा मेरे मन की बात जान जाते थे। जेला भी गुस्से में वहां से चली जाती है। इधर अगले दिन फ्रैंक ऑफिस में जाता है, लेकिन अब वो समझ चुका था कि सूजन मिलर की फाइल रेनी के ऑफिस वाले लॉकर में है। फ्रैंक रेनी के ऑफिस में जाता है, उसके ऊपर गन पॉइंट करता है और उसे कहता है कि तुम मुझे अपने लॉकर का कोड बता दो, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। रेनी पहली बार कुछ नहीं बताती और चिल्लाने लगती है। फ्रैंक अपनी रिंग्स की पावर का यूज करके टाइम ट्रैवल करता है और एक बार फिर से रेनी के पास आकर सेफ का कोड पूछता है। ऐसे कई बार करने के बाद फाइनली वो रेनी के मुंह से सेफ का कोड उगलवा लेता है और फिर से टाइम ट्रैवल करके समय में पीछे चला जाता है। अब फ्रैंक को रेनी के सेफ का कोड पता होता है, लेकिन टाइम ट्रैवल की वजह से रेनी को पता नहीं था कि फ्रैंक उसका कोड जानता है। वो शाम तक रेनी के बाहर जाने का वेट करता है। रेनी जैसे ही अपने ऑफिस से बाहर जाती है, फ्रैंक उसके ऑफिस में जाकर सेफ को ओपन करता है और किसी को कुछ पता चले बिना ही सबूतों को लेकर अपने घर वापस आ जाता है। वो सारे वीडियोस और फोटोज को अपने फ्रेंड एंडी को भेज देता है। अगले दिन एंडी एक स्पोर्ट कंपटीशन में स्क्रीनिंग का काम करने वाला था। फ्रैंक एंडी के अकाउंट में पैसे भेजकर उससे कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए,
कल कंपटीशन के बीच में यह सब कुछ टीवी पर टेलीकास्ट हो जाना चाहिए और इसे टेलीकास्ट करने के लिए तुम मेरे द रेमेडी ब्लॉग का नाम यूज करना। अगले दिन प्लान के मुताबिक एंडी बीच कंपटीशन में ही फ्रैंक के दिए हुए सारे सबूतों को टीवी पर टेलीकास्ट कर देता है, जिससे कि पूरी दुनिया के लोगों को सिग थॉरेंसन की सच्चाई के बारे में पता चल जाता है। उन सबूतों में एक वीडियो भी था जिसमें हम देखते हैं कि सूजन मिलर ने ऑफिस में सुसाइड नहीं की थी, बल्कि उसे मारने के बाद कैलवर्ट ने ही ऑफिस के अंदर उसे फांसी पर लटकाया था और उसका वीडियो बनाने वाला कोई और नहीं, थॉरेंसन ही था। उन लोगों ने प्लान करके कंपनी को बचाने के लिए सूजन को मारकर सारा इल्जाम उसके ऊपर लगा दिया था। सारी सच्चाई पता चलने के बाद गवर्नमेंट से तुरंत थॉरेंसन को पकड़ने का ऑर्डर पास किया जाता है। इधर फ्रैंक अपने घर से भागने की तैयारी करता है कि तभी थॉरेंसन के लोग उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। वो लोग फ्रैंक को किडनैप करके एयरपोर्ट पर लेकर आते हैं और यही सीन शुरू में हमने देखा था कि कैसे वो लोग एयरपोर्ट से टेक ऑफ करने की कोशिश करते हैं और पुलिस वाले उन्हें रोकने के लिए फ्लाइट पर गोलियां चलाते हैं। एक गोली फ्लाइट के इंजन में लग जाती है। थोड़ी देर हवा में उड़ने के बाद उनका प्लेन क्रैश लैंड कर जाता है। पुलिस वाले तुरंत लैंडिंग साइट पर पहुंच जाते हैं। वो लोग थॉरेंसन और उसके साथियों को अरेस्ट कर लेते हैं। जेला भी वहां आ जाती है। वो फ्रैंक के गले लग जाती है। इसके बाद हम देखते हैं बरेल को, जो कि अपने असिस्टेंट इंग्रम के साथ आता है और वो फ्रैंक को बताता है कि तुमने हमारे एक्सपेरिमेंट में हमारा बहुत अच्छा साथ दिया है। दरअसल इंग्रम और वो रिंग दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए थे और एनालाइज करके इंग्रम ने ही बरेल को बताया था कि रिंग का एक्सपेरिमेंट करने के लिए फ्रैंक एक अच्छा कैंडिडेट होगा। बरेल फ्रैंक से कहता है कि इस रिंग के बारे में और रिसर्च करने के लिए मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, लेकिन फ्रैंक उसे मना कर देता है। वो कहता है कि भले ही ये रिंग हमें टाइम में सिर्फ 57 सेकंड ही पीछे लेकर जाती है, लेकिन इतना छोटा सा भी टाइम ट्रैवल करना बहुत खतरनाक होगा। ये रिंग भी पेन किलर्स की तरह एडिक्टिव है। मैं चाह कर भी खुद को इसका इस्तेमाल करने से रोक नहीं पाता था। वो बरेल के सामने ही उस रिंग को तोड़कर फेंक देता है और जेला के साथ वहां से चला जाता है। इसके साथ ही ये फिल्म भी यहीं पर खत्म हो जाती है।